अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जेलदार की इस बात पर मुझे हैरत हुई क्योंकि यही मंसूर मेरे पास बहुत देर तक बैठा रहा था और मैंने इसमें ज़रा जितनी भी दिलेरी मर्दान की नहीं देखी थी। बहरहाल ये बात मेरे लिए दिलचस्प थी, लेकिन तफ्तीश में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। जेलदार से चंद और बातें हुईं और उसे बाहर भेज दिया। फिर मैंने एक मोअज़्ज़िज़ आदमी को अपने पास बुलाया। ये मोअज़्ज़िज़ आदमी मुझे दूसरों से कुछ बेहतर लगा। इसके बोलने का अंदाज मुतासिर कुन था। इसका नाम मुझे याद है और मेरे पास लिखा हुआ भी है। नाम मलिक फैयाज़ था और पता चला कि इसका शुमार बड़े जमींदारों में होता है। मैंने उसके साथ इस तरह बात की जैसे मुझे ये यकीन था कि मकतूल के कत्ल का बाइस यही है कि उसने अपनी बीवी को तलाक देने और सरवरी को तलाक दिलवाकर बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। मलिक फैयाज़ ने कहा कि मैं किसी और तरफ भी देखूं। वो कहता था कि मकतूल की ज़िंदगी ऐसी थी कि उसके कोई और दुश्मन भी हो सकते थे। मैंने उसे कहा कि वो कोई वाज़ेह इशारा दे ताकि मैं किसी और तरफ सोचूं। उसने वसूख से कहा कि वो बड़े ही वाज़ेह इशारे दे सकता है। उसने उस डाकू का इशारा दिया जिसका नाम जिलदार ने लिया था। मलिक फैयाज़ ने यकीन के साथ बताया कि मकतूल के साथ उसका बड़ा गहरा कारोबारी दोस्ताना था। इस डाकू को तकरीबन 1 साल पहले डकैती के जुर्म में 7 साल सजाए कैद हुई थी और उसके 3 साथी भी पकड़े गए थे और जेल में बंद थे। इस डाकू का एक साथी बादामाफ गवाह बन गया था। इसी वजह से केस साबित हुआ था। डाकू और उसके साथियों ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। सिर्फ एक साथी की अपील मंजूर हुई और उसे बरी कर दिया गया था। बाकी सब सज़ा भुगत रहे थे। मलिक फैयाज़ ने बताया कि 3-4 महीने पहले ये साथी जो बरी हुआ था मकतूल के घर आया था और इत्तेफाक से मलिक फैयाज़ ने उसे देखा था और इस पर मलिक फैयाज़ को कुछ शक भी था कि बंदा मशकूक है। वादा माफ गवाह को भी मलिक फैयाज़ जानता था। इसे भी मकतूल के घर आते जाते देखा गया था। वादा माफ गवाह चंद मील दूर एक गांव का रहने वाला था और इनका जो साथी अपील में बरी हो गया था वो भी उसी गांव का रहने वाला था। डकैती का ये केस मुझसे पहले का था। मुझे इस थाने में आए अभी 7-8 महीने ही हुए थे। मलिक फैयाज़ की बात सुनकर मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया जो मेरे साथ गांव में आया था। वो मेरे थाने का पुराना आदमी था। मैंने इससे इस केस के मुतालिक पूछा। उसने तस्दीक कर दी और पूरा केस सुना दिया। मलिक फैयाज़ की बात सही मालूम हुई। हेड कांस्टेबल वादा माफ गवाह को और बरी हो जाने वाले साथी को भी अच्छी तरह जानता पहचानता था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि कल सुबह ये दोनों बंदे यहाँ मौजूद होने चाहिए। मलिक फैयाज़ के बाद एक और मुअज़्ज़िज़ आदमी बाहर बैठा था। मैंने इसे बुलाया तो इसने जो बातें बताईं वो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी थीं। इसे फारिग कर दिया। मैंने खुद भी महसूस किया कि तफ्तीश को एक ही रुख पर डालकर मैंने अपने आप को महदूद कर लिया है। मलिक फैयाज़ का ये इशारा बड़ा ही कीमती था। डाकुओं के इन दोनों साथियों ने तो सुबह आना था। मैंने इरादा कर लिया कि आज रात न तो खुद सोऊंगा न किसी को सोने दूंगा। सरवरी को पूछगछ के लिए बुलाना ज़रूरी था चूँकि उसका मकतूल के साथ राजदाराना दोस्ताना था। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इससे कोई अहम और ज़रूरी बात मालूम हो जाएगी। मैंने नंबरदार को बुलाकर कहा कि सरवरी को अभी मेरे पास ले आए। सरवरी आ गई। वो कोई गैर मामूली या ख़ास तौर पर हसीन औरत तो नहीं थी, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती का कायल हो गया। इसके जिस्म की साख्त और ज़रा लंबूतरे कद में एक ख़ास कशिश थी जो देखने वालों को मुतासिर करती थी। मैंने इसे बिठाया और पहली बात ये पूछी कि वो मकतूल के साथ शादी करना चाहती थी। उसने बिला झिझक इकरार किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मैंने इससे पूछा कि अपने खामिद से इसे आखिर क्या शिकायत है कि उसने अलहदगी का फैसला कर लिया। उसने कहा कि बिल्कुल ही मौलवी किस्म का आदमी है और इसके पास मज़हब के सिवा कोई बात ही नहीं और जिंदा दिली तो इसमें है ही नहीं। मुझे इसके जज्बातों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं कि वो क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो मकतूल के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी थी। मैंने उसे कहा कि मकतूल का दोस्ताना एक डाकू के साथ था। क्या वो जानती है? उसने जवाब दिया कि मकतूल के इस किस्म के दोस्तानों को वो बिल्कुल नहीं जानती। वो यही जानती थी कि मकतूल कोई शरीफ और सीधा साधा आदमी नहीं। फिर मैंने इससे पूछा कि इसे किस पर कत्ल का शक है। मुझे तवक्को तो ये थी कि वो फ़ौरन अपने खामिद का नाम लेगी,
लेकिन वो सोच में पड़ गई और चंद सेकंड के बाद बोली कि उसने बहुत सोचा है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता। उसने वही बात कही कि मकतूल की दरपर्दा जिंदगी कुछ ऐसी थी कि उसके कोई और दुश्मन भी हो सकते थे। अपने खामिद के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। वो यूं हंस पड़ी जैसे हम दोनों दोस्त थे और बैठे गपशप लगा रहे थे। इसके हंसी में तंज थी। उसके पास सिर्फ खुदा है, सरवरी ने कहा। उसने अपना हर काम खुदा पर छोड़ा हुआ है और अपनी गैरत और मर्दानगी भी खुदा के हवाले कर दी है। अगर आपको ये शक है कि कातिल मेरा खामिद होगा तो ये शक दिमाग से निकाल दें। इसमें कत्ल करने की जुर्रत होती तो नंबरदार को दूसरे आदमियों को साथ लेकर चौधरी मकतूल के घर न जाता और उसकी मिन्नत समाजत न करता और फिर मेरे आगे बार बार हाथ न जोड़ता और वाज न सुनाता कि मैं बाज आ जाऊं। इसमें गैरत होती तो चौधरी को और मुझे भी दिन दहाड़े कत्ल कर देता। इस औरत के साथ बहुत बातें हुई थीं। इनमें से ये चंद जुमले बतौर नमूना पेश किए। इससे अंदाजा होता था कि ये औरत किस कदर बदअखलाक और बेईमान है। इसके दिल में तो खुदा का खौफ भी नहीं था। उसने अपने खामिद में कीड़े निकालने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने इसे रोक दिया और कहा, तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत है और अपने लिए इसी दुनिया को जन्नत बनाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे खामिद के दिल में वो अगली दुनिया है जहां अल्लाह अपने बंदों के अमाल देखकर जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा। मैंने इसे बातों बातों में ये भी जता दिया कि वो माल खाने की शौकीन है और इस शौक पर उसने अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी है। वो इस कदर इखलाक से गिर चुकी थी कि मेरी इस बात का सही असर लेने की बजाय कहने लगी कि इसने कोई माल नहीं खाया, सिर्फ कुछ जेवर और कुछ कपड़े चौधरी ने तोहफे के तौर पर दिए थे, बस वो लिए हैं। मैंने ऐसी बात ना कही कि वो मकतूल के इस अंजाम से इबरत हासिल करे। वो अपने आप को बादशाह समझता था और किसी ने उसका गला घोंट कर इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। मैं इसको बताने की ये ज़रूरत नहीं समझता था कि इस औरत को कुछ समझाऊं। मैंने इसके खामिद को ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल आदमी कहा है। ये औरत भी मुझे एबनॉर्मल मालूम होती थी। मैंने इसे कुछ बातें तंजिया भी कही थी और कुछ बिंदु नसीहत भी की थी, लेकिन वो इस तरह मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गई जैसे हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती हो और हम अब एक बार फिर मिल बैठे हों। क्या मकतूल की बीवी ने तुम्हें कभी कोई बात नहीं कही थी? मैंने पूछा। कोई धमकी दी हो? उसने तंजिया सी हंसी हंसकर कहा कि वो इसे कोई ऐसी बात कहती या धमकी देती तो वो मकतूल से उसकी इतनी पिटाई करवाती कि महीने भर चरपाई से न उठ सकती। इसके फौरन बाद उसने अपनी बेटी फरखुंदा की इस ख्वाहिश का जिक्र छेड़ दिया कि वो मकतूल के बेटे मंसूर के साथ शादी करना चाहती थी। मुझे इस मामले के साथ जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। उसने इस बात में मेरे लिए कुछ दिलचस्पी पैदा कर दी। मंसूर को बाप ने सख्ती से और मार पिटाई से मना कर दिया था कि आइंदा फरखुंदा का नाम न ले। मंसूर सरवरी के हाथ जाता रहता था। वो सरवरी से कहता था कि वो इसके बाप से कहे कि इसे फरखुंदा से शादी करने की इजाज़त दे दे। मंसूर ने उसे ये भी कहा कि वो अपने खामिद से तलाक न ले और उसके बाप को दिल से उतार दे। सरवरी ने इसे हंसी और प्यार से टाल दिया। मंसूर ने इसे कहा था कि बाप ने इसे इस बात पर मारा पीटा है और मंसूर के दिल में आती है कि इसका बाप का गला घोट दे या किसी दिन वो कुल्हाड़ी से बाप का सर खोल देगा। सरवरी ने यह भी कहा कि ये दोनों भाई माँ के तरफदार थे और माँ इन्हें भड़काती रहती थी। इस औरत ने मुझे मायूस ही किया। काम का कोई सुराग न मिला, इसे रुखसत कर दिया। आधी रात होने को आई थी और सुबह से दिमाग सोजी कर रहा था। आराम की और दिमाग को ताजगी की ज़रूरत थी। मैं सो गया और सुबह बहुत सवेरे जाग उठा। ठंडे पानी से नहाकर अपने जिस्म और दिमाग को तरोताज़ा किया। मुझे मालूम था कि मेरे आगे कितनी कठिन मुहिम है। अभी तक मुझे कत्ल का बाइस मालूम नहीं हुआ था, न कोई सुराग मिला था। मैं पहले भी अपनी कहानियों में बता चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था जिसे हम मुसलमान काफिरों की हुकूमत कहते हैं, लेकिन इन काफिरों के दिलों में कानून का जो एहतराम था वो हम मुसलमानों के दिलों से नापैद हो चुका है। हमने अदलो इंसाफ को एक भोंडा मजाक बना रखा है। हमने कानून की हुक्मरानी अंग्रेज़ों के दौर में देखी थी। दिल में ये ख्वाहिश तड़पती है कि मरने से पहले कभी कानून की हुक्मरानी अपने इस पाक मुल्क में भी देखूं। कानून की हुक्मरानी की बात मैंने इसलिए की है कि अंग्रेज़ अफसर कत्ल और डाकाजनी और किसी औरत के अगवा की वारदातों को बर्दाश्त ही नहीं करते थे और थानेदारों से ये तवक्को रखते थे कि थानेदार जिन भूत बन जाएं और मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार करें। मैं नाश्ते पर बैठा था कि मकतूल का बड़ा बेटा फिरोज आ गया।
उसने मेरे कान में कहा कि बाहर 2 आदमी हेड कांस्टेबल के साथ कहीं से आए हैं। इनमें से एक परसों यानी कत्ल से 1 रोज पहले फिरोज के मकतूल बाप के पास आया था, और जब उसके बाप के पास बैठकर कुछ देर बाद बाहर निकला तो फिरोज से मिला और कहा कि यार अपने बाप को कुछ समझाओ। फिरोज ने इससे पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन वह आदमी कुछ गुस्से की हालत में चला गया। मैंने फिरोज से पूछा कि इसने अपने बाप को नहीं बताया था कि ये शख्स ये अल्फाज कहकर गया है। फिरोज ने कहा कि उसने अपने बाप के मामलात में कभी दखल नहीं दिया था और अब तो उसके साथ बोलचाल भी बंद हो गई थी। मैंने फिरोज से इस शख्स का हुलिया और लिबास पूछ लिया और फिरोज चला गया। मैं समझ गया कि हेड कांस्टेबल डाकुओं के दोनों साथियों को ले आया है। फिरोज बाहर निकला ही था कि हेड कांस्टेबल आया और उसने बताया कि वो इस शख्स को भी ले आया है जो डकैती के केस में वादा माफ गवाह बना था, और इसे भी ले आया है जो अपील में बरी हो गया था। मैंने इसे वो हुलिया और लिबास बताया जो फिरोज मुझे बता गया था और कहा कि पहले इसे मेरे पास भेजे। वो शख्स आ गया, जवां-साल आदमी था। उसे अपने सामने बिठाया और पहली बात ये पूछी कि मकतूल के कत्ल से 1 दिन पहले वो इसके पास आया था और क्या बात हुई थी। साथ ही ये भी कहा कि ये बताओ तुम कौन हो और मकतूल के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मकतूल के साथ कोई झगड़ा करके तुम बाहर निकले थे और गुस्से की हालत में चले गए थे। उसने कहा कि वो सच बोलेगा। मैंने कहा कि सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियों से सच निकाल लूंगा। उसने बिला झिझक बताया कि वो डकैती के केस में वादा माफ गवाह बना था। उसने अपनी डकैत पार्टी के सरगना का नाम भी बताया और साफ अल्फाज में कहा कि उसने इस पार्टी में शामिल होकर डकैती की 3 वारदातें की थीं। पहली 2 वारदातें तो खत्म, तीसरी में पकड़े गए। ये शख्स वादा माफ गवाह बनकर सजा से बच गया। मैंने इससे पूछा था कि वो मकतूल के पास क्यों आया था। उसने लंबी बात शुरू कर दी। मैंने इससे कुछ सवाल पूछे और कुछ जिरह भी की और इससे इतनी लंबी गुफ्तगू और पूछगछ से जो बात सामने आई वो मुख्तसरन यूं थी कि इस पार्टी का सरगना डाकू मकतूल का दोस्त था। ये लोग वारदात करते तो जेवरात और नकदी मकतूल के हवाले कर दिया करते थे, बाकी सामान इधर उधर रखते थे। जेवरात कुछ अरसे बाद कहीं दूर जाकर बेच डालते और रकम तकसीम कर लेते थे, और इसमें मकतूल का हिस्सा भी होता था। वादा माफ गवाह ने पिछली बातें सुनाकर बताया कि अब यूं हुआ कि इस वारदात में जिसमें वो पकड़े गए थे, जो माल हाथ आया इसमें जेवरात ज्यादा थे और कुछ नकद रकम भी थी। जेवरात में से कुछ चीजें बड़ी थीं, मसलन मुत्तहिद लड़कियों के 2-3 हार थे, और ऐसी ही दूसरी 1-2 चीजें थीं जिन्हें कुछ अरसे के लिए छुपा कर रखना था। जेवरात की दूसरी चीजें डाकू के एक और साथी के घर में रखी गईं और बड़ी चीजें डाकू के सरगना ने मकतूल के घर ला रखीं। इनके साथ कुछ नकदी भी थी। मकतूल ने ये माल अपने हाथ छुपा कर रख लिया। जिस इलाके में ये वारदात हुई वो मेरे ही थाने का इलाका था, और इस वक्त एक हिंदू राजपूत एसएचओ था। बड़ा तेज और ज़हीन आदमी था। उसने सुराग पा लिया और पार्टी को पकड़ लिया। ये शख्स जो मेरे सामने बैठा बयान दे रहा था वादा माफ गवाह बन गया। उसने सारे साथी पकड़वा दिए और माल की निशानदही करके माल भी बरामद करवा दिया। लेकिन इसने चालाकी ये खेली कि जो माल मकतूल के घर लाकर रखा गया था उसका जिक्र ही न किया, और इकबाली बयान में कहा कि इसके सिवा इसे कुछ और इल्म नहीं जो उसने बरामद करवा दिया है। जब गिरफ्तार शुदा डाकुओं को 7-7 साल सजा हो गई तो ये शख्स मकतूल से मिलता रहा और उसे तसल्लियां देता रहा कि इस माल की उसने निशानदही नहीं की थी और उसे वो दबा कर रखे। ये वादा माफ गवाह अपीलों के फैसले का मुंतजिर था। डरता था कि ऐसा न हो कि सारी पार्टी अपीलों में बरी होकर बाहर आ जाए और उसे कत्ल कर दे। उसने ये सोचा था कि सब अगर बरी होकर आ गए तो वो ये बताकर इनसे अपने गुनाह बख्शवा सकता है कि ये देखो तुम्हारा माल मैंने बचा लिया था। लेकिन हुआ ये कि अपीलें मुस्तरद हो गईं और सिर्फ एक साथी बरी हुआ। वादा माफ गवाह इस साथी के गांव का ही रहने वाला था। वो जेल से निकलकर घर पहुंचा तो वादा माफ गवाह से मिला। इस साथी ने इसे बहुत ही बुरा भला कहा और ये धमकी भी दी कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वादा माफ गवाह ने उसे ये बताकर खुश कर दिया कि जो माल मकतूल के पास रखा था उसकी निशानदही उसने नहीं की थी और वो माल महफूज है। उसने कहा कि वहां चलेंगे और वो माल वसूल करके आपस में बांट लेंगे। ये माल वो दोनों आपस में नहीं बांट सकते थे क्योंकि बरी होने वाला साथी बरी होने के कुछ दिन बाद जेल में अपने सरगना और दूसरे साथियों से मिलने गया था। सरगना ने उसे कहा था कि वो मकतूल से माल वसूल करके कहीं दूर जाकर बेच आए और उसकी कीमत
सरगुना और दूसरे साथियों के घरों में पहुंचा दे। ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात थी। ये दोनों यानी वादा माफ गवाह और उसका साथी मकतूल के यहाँ आए और उसे सरगुना का पैगाम देकर कहा कि वो जेवरात और नकदी अपना हिस्सा रखकर इन्हें दे दे। मकतूल ने कुछ ऐसा बहाना पेश कर दिया कि माल एक और जगह रखा है जहाँ से 2-4 दिनों बाद ही मिलेगा। दोनों वापस चले गए और कुछ दिनों बाद फिर मकतूल के यहाँ आए। मकतूल ने अब कोई और बहाना पेश कर दिया और फिर यूं हुआ कि कभी वादा माफ गवाह मकतूल के पास आता और कभी उसका साथी, और मकतूल कोई न कोई वजह बताकर उन्हें टाल देता। मैं जानता हूँ हुजूर, आपने हमें क्यों तलब किया है, वादा माफ गवाह ने कहा। आपको ये शुबा है कि हमने चौधरी को कत्ल किया है? आपको ये शुबा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है कि मैं कत्ल से 1 रोज़ पहले मकतूल के यहाँ आया था और उसके साथ झगड़ा भी हो गया था और मैं गुस्से की हालत में वापस गया था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अपने साथी को बताऊंगा कि ये शख्स बेईमान हो चुका है और इससे अब कुछ वसूल नहीं होगा। फिर हम जेल में सरगुना से मुलाकात करेंगे और इससे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हुजूर, हम अभी अपने सरगुना से मिले ही नहीं। अगर वो हमें कहता कि इस शख्स से माल वसूल करो, नहीं देता तो उड़ा दो, तो हम उसे कत्ल करके ही दम लेते। लेकिन ऐसा कोई हुक्म हमें नहीं मिला। अब एक बात ज़हन में रखें आप कि उस वक्त तक मैं जिन लोगों से पूछगछ करता रहा था वो सब आम किस्म के लोग थे जिनका जुराइम पेशा दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और न ही वो किसी पहलू से मुलजिम या मुजरिम थे। इनके साथ मेरा रवैया कुछ और था, जिसे आप शरीफाना कह सकते हैं। इन लोगों को मैं डरा धमका तो लेता था, लेकिन हद्दुल इम्कान तशद्दुद से बचाए रखता था। लेकिन अब जो ये 2 मुश्तबे, एक ये वादा माफ गवाह और दूसरा उसका साथी, मेरे सामने आए थे, उसके साथ मेरा रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये वो लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं माना करते। ये वादा माफ गवाह शायद समझता था कि उसने मुझे मुतमईन कर दिया है, लेकिन मैं अभी तक शक में था और इसे मैंने आसानी से छोड़ना नहीं था। इसे कहा मैंने कि वो आराम से इकबाली हो जाए और मैं इसे बचाने की या कम से कम सज़ा कम दिलाने की कोशिश करूँगा, वरना वो जानता है कि इन जैसों के साथ पुलिस क्या सलूक करती है। वो इतना कच्चा तो नहीं था कि फौरन हथियार डाल देता। वो एक पुराने और खाक डाकू का शागिर्द था। इन लोगों के पास मकतूल के कत्ल का बड़ा मजबूत जवाब था और बड़ा सही जवाब था। मकतूल इनका इतना ज़्यादा कीमती माल, जिस पर इन्हें सज़ा भी हो गई, हजम करने की कोशिश कर रहा था। वादा माफ गवाह नहीं मान रहा था। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इस शख्स को अपने साथ रखे और दूसरे को अंदर भेज दे। दूसरा जो आया वो वादा माफ गवाह की ही उम्र का था, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मैं जान गया कि ये इससे ज़्यादा चालाक और बहुत हद तक उस्ताद आदमी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने कहा। तुम्हारा साथी अभी अभी मुझसे बहुत सी बातें बता गया है। ये भी सोच लो कि ये पहले तुम्हें धोखा दे चुका है। वादा माफ गवाह बनकर तुम सबको उसने सज़ा दिलाई थी, ये अब तुम्हें धोखा देगा। इसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और वो बात भी मुझे साफ साफ बता दी है जो मैं मालूम करना चाहता था। वो अपनी सफाई में कोई बात करने लगा तो मैंने उसे डांट कर और 2 गालियां देकर कहा कि मैं कोई फालतू और फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैंने ये भी कह दिया कि अपने साथी की बातों की तस्दीक कर दे। उसने पूछा कि वो कौन सी बात है जिसकी मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस गांव के चौधरी को तुमने कत्ल किया है या तुम में से एक ने। अब पूछोगे कि वादा माफ गवाह ने क्या बताया है तो मैं ये नहीं बताऊंगा। तुम अपनी जान छुड़ाओ और सही बात बता दो। क्या आप हम पर चौधरी के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? उसने पूछा। शुबा नहीं, यकीन, मैंने कहा। कातिल तुम दोनों हो। अपने आप को बचाना चाहते हो तो साबित कर दो कि कत्ल में तुम शामिल नहीं थे और ये वारदात तुम्हारे इस साथी ने की है जो वादा माफ गवाह बन गया था। उसने उछल उछल कर और तड़प तड़प कर कस्में खानी शुरू कर दी। वो इस इल्ज़ाम को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसे जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। इसने दूसरी तमाम बातें वही बताई थीं जो वादा माफ गवाह बता चुका था। उसने कहा कि वो कत्ल के मुल्जिम होते तो ये कभी भी न बताते कि मकतूल के साथ उनका कोई ताल्लुक था। मुझे बहरहाल यकीन की हद तक शुबा था कि कातिल यही हैं। उस जमाने के डाकुओं के यहाँ ये रिवाज था कि अपना कोई कितना ही पुराना साथी धोखा दे जाए तो इसे कत्ल कर देते थे। ये मकतूल इनका बाकायदा साथी तो नहीं था और न इनकी वारदातों में शामिल होता था, लेकिन इसका काम ही कुछ और था। इसे तो वो माफ़ कर ही नहीं सकते थे। मैंने ये फैसला किया कि इनसे तफ्तीश थाने चल के की जाए। वादा माफ गवाह को दोबारा अंदर बुलाया और उसके साथी को बाहर भेज दिया।
देख भाई मेरे, मैंने कहा, जिस वारदात में तुम वादा माफ गवाह बने थे वो मेरे ही थाने की वारदात थी। तुमने सारे माल की निशानदही नहीं की थी। इसी तरह सबसे ज्यादा कीमती माल मालिकों को न मिल सका। अब तुमने इकबाली बयान दिया है कि ये माल कहाँ है। तो मैं ये माल चौधरी के घर से बरामद करके तुम्हें 7 साल डकैती की सजा दिलवाऊंगा और 2 साल सजा पुलिस और अदालत को धोखा देने के जुर्म में। और अगर तुम चौधरी के कत्ल का इकबाल कर लो तो मैं तुम्हारा डकैती वाला केस सामने नहीं लाऊंगा और कत्ल में भी थोड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये इतनी बड़ी धमकी थी कि मुझे तवक्को थी कि ये शख्स इकबाली हो जाएगा, लेकिन वो इनकार पर कायम रहा। कस्में खाता और हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नत समाजत भी करता था कि मैं इस पर यह जुल्म ना करूं। मैं इन जुराइम पेशा लोगों को जानता था, बड़े पक्के पत्थर हुआ करते थे। मैंने वहां से तफ्तीश समेटी और इन दोनों को साथ लिया और थाने में आ गए। मैं बहुत हद तक खुश था कि कत्ल के मुलजिम पकड़ लिए हैं। मैं जानता था कि इनसे इकबाली बयान लेना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि बेशक पक्के जुराइम पेशा हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि इकबाली बयान न देना भी आसान काम नहीं। कोशिश तो मेरी मेरी यही हुआ करती थी कि इज़्ज़त रसानी ना ही करूं, लेकिन जुराइम पेशा अफराद पर जब मैं तशद्दुद पर उतर आता था तो इंतहा कर दिया करता था। पत्थरों को भी ज़बान लग जाती थी। इनके खिलाफ केस तैयार करने में जो दुश्वारियां थीं, इनसे भी मैं वाकिफ था। मैंने थाने जाते ही मोहद्दिद हेड कांस्टेबल से कहा कि इनकी डकैती की वारदात का केस निकालकर मुझे दिखाए। फिर मैंने एक खास हेड कांस्टेबल और एएसआई को बुलाया। ये दोनों इज़्ज़त रसानी यानी कि 3rd डिग्री की खुसूसी महारत रखते थे। इन दोनों को उनके हवाले करके कहा कि इनसे इकबाली बयान लेना है। वो इन्हें ले गए। 2 दिन और 2 रातें इन दोनों को इज़्ज़त रसानी की चक्की में पीसा जाता रहा, लेकिन दोनों इनकार पर कायम रहे। नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो न माने। मैं इन्हें छोड़ने पर आमादा नहीं हो रहा था और हो सकता भी नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि कत्ल इन्होंने ही किया है। सिर्फ ये मालूम करना था कि दोनों ने मिलकर किया है या दोनों में से किसी एक ने। इसके साथ ही मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि इन्होंने इकबाली बयान ना दिए तो मुकदमा किस लाइन पर तैयार करूंगा और कैसी कैसी शहादत की ज़रूरत पड़ेगी ताकि अदालत में जाकर मुकदमा नाकाम न हो जाए। तीसरा दिन था और वक्त 11 बजे के बाद का था। थाने के अहाते में सरवरी दाखिल हुई। उसके पीछे 4 आदमी एक चारपाई उठाए हुए थे और चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। पीछे 2 या 3 और आदमी थे और इनके पीछे जमादार चला आ रहा था। सरवरी बाजू फैलाए हुए औरतों की तरह मातम करती आ रही थी। मुझे ये नज़ारा दफ्तर में बैठे खिड़की में से नजर आया तो मैं बड़ी तेजी से उठा और बाहर निकला। इन लोगों ने चारपाई बरामदे में रखी तो मैंने देखा कि इस पर एक नौखेज लड़की लेटी हुई थी और वो बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। ये तो मैंने सबसे पहले देखा था कि वो मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा थी। वो सांस ले रही थी। उसके माथे पर ज़र्ब का निशान था। ये लाठी या मोटे डंडे की ज़र्ब मालूम होती थी। सरवरी चीख चिल्ला रही थी, बाप ने बेटी को मार डाला है, ये देखें, बेटी को बाप ने मार डाला है। इसके साथ वो सीना कुबी भी करती थी। वो मातमी कैफियत में भी थी और गुस्से की कैफियत में भी। उसका जमादार खामिन चरपाई के पास खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि लड़की को फौरन अस्पताल ले जाए। मजरूब लड़की को इस तरह अस्पताल भिजवाना कायदे कानून के बिल्कुल खिलाफ था। पुलिस का सही तरीका ये था कि मैं लड़की के जिस्म का मुआयना करके उसकी सारी चोटें लिखता और बाकायदा कागजात तैयार करके लड़की को अस्पताल भिजवाता, लेकिन मैंने सरवरी की चीखों पुकार से और जमादार की वहां मौजूदगी से महसूस कर लिया था कि ये घरेलू मामला है और बाप ने बेटी को ज़दोकोब किया होगा और मुझे ये बाकायदा केस नहीं बनाना चाहिए। मैं पहले मियाँ बीवी की बात सुनना चाहता था। मैं दोनों को दफ्तर में ले गया और दरवाज़ा बंद करके इन्हें बिठाया। सरवरी ने और भी ज़्यादा चीखों पुकार शुरू कर दी और अब वो खामिद को कोस भी रही थी। खामिद बिल्कुल ही खामोश बेबसी के आलम में मुझे देख रहा था। मैंने सरवरी को गर्ज कर डांटा और कहा कि वो चुप नहीं होगी तो मैं इसे हवालात में बंद कर दूंगा। तब वो चुप हुई। आप मेरे गांव में तफ्तीश करके आए हैं, जमादार ने बड़े तहम्मुल से बात शुरू की। आपको सारे हालात का पता चल गया है और मेरे घर के हालात का भी। आपके साथ मेरी बड़ी लंबी बातें हुई थीं। मैं इस औरत को राह रास्त पर नहीं ला सका और ना कोई और ला सकेगा। इसे अल्लाह के सिवा कोई भी अक्ल होश नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी औलाद भी इसी के रास्ते पर चल पड़े, सिर्फ इस औरत की वजह से।
सिर्फ इस औरत की वजह से मेरी नौजवान बेटी का ताल्लुक इस मरे हुए मरदूद चौधरी के बेटे के साथ पैदा हो गया। ये मेरी बेटी की माँ है। ये बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी इस आदमी के बेटे के साथ जा मिली है जिसके साथ ये तलाक लेकर शादी करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को अलग बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था कि वो माँ के रास्ते से वापस आ जाए और इस लड़के के साथ ताल्लुक तोड़ दे। बेटी ने मुझे तो कोई अच्छा या बुरा जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी नसीहत का इस पर कोई असर भी ना हुआ। आज सुबह मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि मेरी बेटी खेतों से परे मंसूर के पास बैठी हुई देखी गई है। मैं इसी वक्त वहां पर पहुंच गया। ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारा कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो इसे रोको, और अगर नहीं मानता तो सख्ती करो, फिर भी न माने तो इसे जिस्मानी सजा दो। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। मैं बहुत तेज चलता इस तरफ गया। मेरी बेटी इस तरफ से आ रही थी और मैंने मंसूर को दूसरी तरफ से जाते देखा। जाकर बेटी का बाजू पकड़ा और उससे पूछा कि वो मंसूर से मिलने आई थी। बेटी ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया कि हाँ, मैं इसी से मिलने आई थी। मैंने इसे घर लाकर बहुत मारा पीटा और इसके माथे पर जो चोट है वो इस तरह आई है कि मैंने इसे बाजू से पकड़कर जोर से घुमाया तो इसका माथा दीवार के साथ लगा और ये मजरूब नजर आ रही है। अगर ये मर जाती तो मैं इसकी लाश उठाकर खुद थाने आ जाता। इस मेरी बीवी ने बाहर निकलकर ऐसी चीख पुकार की कि सारा गांव इकट्ठा हो गया। लड़की बेहोश हो गई थी। सब इसे मना कर रहे थे कि इसे अपने बाप ने मारा पीटा है और वो न खुद थाने चढ़े न नौजवान बेटी को जलील कराए। लेकिन ये औरत चुड़ैलों की तरह चीखती चिल्लाती रही। मैंने 4 आदमियों से कहा कि चारपाई उठाओ और शहर चलो। इस तरह मेरी बेटी खशी की हालत में आप तक पहुंची है। आगे आपके इख्तियार में है कि मुझे गिरफ्तार कर लें या जो भी कार्रवाई करें, मुझे कबूल है। मैंने सरवरी से पूछा कि वो जमादार साहब के बयान को सही समझती है या गलत। अगर इन्होंने झूठ बोला है तो बता दे। सरवरी ने बात गुस्से से की, लेकिन ये कह दिया कि इन्होंने झूठ नहीं बोला। इसकी इसी बात पर मैं इस पर बरस पड़ा और शर्म दिलाने के लिए कुछ बेहुदा बातें भी कह डाली। यहाँ तक कह गुजरा कि अपने इस दोस्त का अंजाम देखो, अल्लाह से डरो, तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। बेगैरत औरत, मैंने कहा, क्या तुम इस मोअज़्ज़िज़ और नेक खामिद को सजा दिलवाना चाहती हो? क्या तुम ये उम्मीद लेकर यहाँ आई हो कि मैं इन्हें हवालात में बंद कर दूंगा? कानून अंग्रेज का है, लेकिन इस कानून ने मुझे भी कुछ इख्तियारात दिए हैं। ये भी जहन में रख लो कि मैं हिंदू या ईसाई या सिख नहीं, मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान घर की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। सरवरी तो बड़ी ढीठ औरत थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर इसने सर झुका लिया। मैं ये नहीं बता सकता कि उसके आंसू मकतूल के गम में निकले थे या निदामत के आंसू थे। मैंने इसे बख्श दिया है, जमादार ने कहा। अपने घर का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, बेइंसाफी नहीं। इन दोनों को तो मैंने लगाम डाल ली, लेकिन इनकी बेटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसके मर जाने का इम्कान भी था। मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं किसी कांस्टेबल को भी भेजकर लड़की की रिपोर्ट और हालात मालूम कर सकता था, लेकिन बेहतर समझा कि इन दोनों को साथ लेकर मैं खुद ही जाऊं। दोनों को साथ लिया और मैं हॉस्पिटल जा पहुंचा। अस्पताल का इंचार्ज एक हिंदू डॉक्टर राज कपूर था। इस दौर में अस्पतालों में ज़रा सा भी रश नहीं होता था। वार्ड तकरीबन खाली पड़े रहते थे। खालिस ग़िज़ा और साफ़ सुथरी फ़िज़ा की बदौलत लोगों की सेहत ठीक ठाक रहती थी। मैंने लड़की के मुतालिक डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया कि वो होश में आ गई है और इसे अंदरूनी ज़रबें लगी हैं जो ख़तरनाक मालूम नहीं होती। मैंने इसे बताया कि लड़की को दरअसल अपने बाप ने पीटा है और ये पुलिस केस नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर से ये अर्ज़ की कि वो इस लड़की की तरफ ज़ाती तवज्जो देता रहे। मुझे एक शक है, डॉक्टर ने कहा। लड़की के सर पर चोट आई है। मालूम होता है कि उसने दिमाग पर भी असर किया है। लड़की शायद 2 दिन तक बात भी ना कर सके, और अगर इसने बात की भी तो वो बेरब्त सी बात होगी। बहरहाल तशवीश वाली बात नहीं, जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसे पुलिस केस बनाना ही नहीं चाहिए था मुझे, और लड़की के होश में आ जाने से ये केस पुलिस का बन भी नहीं सकता था। मैं सुरखरू हो गया। जमादार और सरवरी से कहा कि अब वो बेटी का ख्याल रखें, और मैंने डॉक्टर से कह दिया कि वो ज़ाती तौर पर बच्ची को देखता रहे। मैंने इन्हें कहा कि अब जिसने बच्ची के साथ रहना है रहे, मेरी तरफ से वो आज़ाद हैं। मैं थाने के दूसरे कामों के अलावा कत्ल की तफ्तीश में लगा रहा। वादा माफ गवाह और उसका साथी अभी तक इनकार पर कायम थे।
میں نے انہیں دیکھا، وہ بہت ہی بری حالت میں تھے اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ میرے پاؤں میں سر رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ جتنی اذیت انہوں نے برداشت کی ہے وہ کوئی پیشہ ور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ پہلے روز گاؤں میں انہوں نے جو بیان دیے تھے، میں نے اکیلے بیٹھ کر ان پر غور کیا تو ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ وہ یہ تھی کہ قاتل یہی ہوتے اور مقتول کے ساتھ ان کی عداوت ہوتی کہ ان کا مال ہضم کر گیا تھا تو یہ دونوں ایک تھانے دار کو نہ بتاتے کہ انہوں نے مال مقتول کے ہاں رکھا تھا اور انہوں نے کوئی پردہ تو رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے ذہن میں یہ یقین کہ یہی قاتل ہیں پھر شک میں بدل گیا۔ میں نے ان پر تشدد رکوا دیا اور تھانے میں پابند رکھا۔ انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ میں انہیں بے گناہ سمجھنے لگا ہوں۔ انہیں مشتبہ ہی بنائے رکھا۔ جمعدار اور سروری کی بیٹی فرخندہ کو اسپتال میں داخل ہوئے۔ چوتھا یا پانچواں روز تھا۔ جمعدار میرے پاس آیا اور بتایا کہ لڑکی ہوش میں ہے اور اب اٹھتی بھی ہے اور تھوڑا سا چلتی بھی ہے، لیکن وہ کسی کو پہچانتی نہیں اور جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ بے معنی سی ہوتی ہیں۔ جمعدار کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر ڈاکٹر سے ملوں اور سفارش کروں کہ وہ بچی کے دماغ کو نارمل کر دے۔ میں ایک دو کام نپٹا کر اسپتال گیا اور ڈاکٹر سے ملا۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی دی اور یقین کے ساتھ کہا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں نہیں کیونکہ دماغ پر شدید چوٹ پڑی ہے۔ یہ وہ چوٹ تھی جو میں نے لڑکی کی پیشانی پر دیکھی تھی اور جمعدار نے بتایا تھا کہ لڑکی کا ماتھا دیوار کے ساتھ بہت زور سے لگا تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے وارڈ میں چلا گیا۔ اس وقت سروری اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ میں نے فرخندہ کے بیڈ کے پاس جا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پیٹھ تکیے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ باپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی اور جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، فرخندہ نے جواب دیا۔ تم بھی ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہیں اور منصور سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں شروع کر دی جن میں کوئی ربط نہیں تھا اور وہ ایک ہی لہجے اور ٹون میں بولتی جا رہی تھی۔ منصور کا نام بار بار لیتی تھی۔ جمعدار معلوم نہیں کیوں وارڈ سے نکلا اور برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ میں نے ویسے ہی فرخندہ سے کہا کہ وہ منصور کو کیوں بار بار یاد کرتی ہے؟ تو پھر میں تمہیں یاد کروں کیا؟ اس نے کہا۔ کیا تم نے اپنے باپ کا گلا گھونٹا ہے؟ اس کی اس بات سے میں بڑی شدت سے چونکا اور پھر منصور کا نام لے کر لڑکی سے کہا کہ کون ہے وہ جو اپنے باپ کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ ایسا بہادر صرف منصور ہے، فرخندہ نے ٹون بدلے بغیر کہا۔ میرے پیچھے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ میں نے اسے مختلف سوالوں کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی لیکن اس نے بڑی بے ربط باتیں شروع کر دی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھا اور جمعدار سے کہا کہ آج میں مصروف ہوں اور اب جاتا ہوں۔ وہاں سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ سنا ہے اور میں نے ایک دو کیس دیکھے بھی تھے کہ دماغ پر شدید چوٹ پڑے تو آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عزیزوں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن یہ لڑکی اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتی اور باتیں بظاہر بے ربط اور بے معنی سی کرتی ہے لیکن اس لڑکے کو ٹھیک یاد کرتی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے ذہن سے منصور بھی نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کیس بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ بات یوں سمجھائی کہ اس لڑکی کے دماغ کو اتنی شدید چوٹ نہیں پڑی کہ یہ یادداشت بالکل ہی کھو بیٹھتی، بلکہ چوٹ اس طرح پڑی ہے کہ یادداشت متاثر ہوئی ہے لیکن اس کا ذہن لاشعور متاثر نہیں ہوا۔ یوں کہہ لیں کہ منصور کے ساتھ اس لڑکی کی دلی وابستگی ہے، اس لیے یہ لڑکا اس کے ذہن لاشعور میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ یہ چوٹ اسے نکال نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 2 یا 3 دن اور گزریں گے تو لڑکی دماغی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی بالکل نارمل ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر کو یاد دلایا کہ چند دن پہلے اس نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ مقتول کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ یہ لڑکا منصور اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر کو مختصراً پس منظر بتایا کہ منصور اور فرخندہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مقتول مان نہیں رہا تھا۔ یہ سارا پس منظر سنا کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب فرخندہ اس دماغی ایب نارمل حالت میں کہہ رہی ہے کہ منصور نے اپنے باپ کا گلا گھونٹ کر مار دیا تھا تو کیا یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا لڑکی دماغی چوٹ کی وجہ سے بے ربط باتیں کر رہی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ذہن اور لاشعور میں گہرا اترا ہوا ہے
اس لیے لاشعوری طور پر اس کی زبان پر اس کا نام آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کا شعور کھو بیٹھی ہے کہ اس لڑکے کی کون سی بات ہے جو زبان پر لانی ہے اور کون سی بات پردے میں رکھنی ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے منصور نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے اس لڑکی کو بڑے فخر سے بتایا ہوگا کہ اس نے باپ کو ہی مار ڈالا ہے جو ان کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ قتل اس قدر سنگین واقعہ یا فعل ہے جو اس کمسن لڑکی کے ذہن اور لاشعور میں اتر گیا اور اب اپنے آپ زبان پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری تھیوری بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی اور کچھ میڈیکل اصطلاحیں بھی بولی تھیں جو میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل پکڑے اور مقتول کے گاؤں جا کر اس کے بیٹے منصور کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ منصور کے ساتھ 3 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت بعد واپس آیا۔ اس نے مجھے الگ کر کے بتایا کہ منصور تو آ ہی نہیں رہا تھا اور منتیں کرتا تھا کہ اسے تھانے نہ لے جایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تفتیش کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہے۔ منصور نے ہیڈ کانسٹیبل کو رشوت دے کر کہا کہ تھانے دار کو کہہ دینا کہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور واپس آئے گا تو گھر والے اسے تھانے بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر میرا شک پکا ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فرخندہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ منصور جب میرے سامنے آ کے بیٹھا تو اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا اور میں نے جب اس سے خیریت پوچھی تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آخر نادان عمر کا نوجوان تھا۔ اس قسم کے رد عمل سے وہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ ملزم ہے۔ دیکھ منصور، میں نے بڑے پیار سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم جیسا مضبوط دل والا نوجوان اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تم نے ذیلدار سے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے باپ کا گلا گھونٹ دوں گا، پھر تم نے فرخندہ کی ماں سروری سے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ نہیں نہیں جی نہیں، میں نے منصور واویلا مچانے لگا، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ ہکلا رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا، خدا کی قسم مجھے گھر جانے دیں، میں گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ میں اس کی وہ کیفیت جو ہوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چند الفاظ بطور نمونہ لکھ دیے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کی حالت کتنی بگڑ گئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا جیسے بھاگ جانے کا رستہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اسے جب میں نے گاؤں میں اپنے پاس بٹھایا تھا تو بھی اس کی یہ حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی کمزور دل اور ڈرپوک لڑکا ہے۔ اب خیال آیا کہ اس کے ذہن اور دل پر باپ کا قتل سوار تھا جس کا ملزم یہ خود تھا۔ اب تو اس نے کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا۔ منصور بھائی، میں نے اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ اپنے باپ کو تم نے گلا گھونٹ کر مارا ہے تو میں تمہاری نوجوانی کو دیکھتے ہوئے تمہیں بچا لوں گا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آپ کا کیا اعتبار؟ میں کہہ دوں کہ باپ کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ میرے سامنے تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ میں نے اپنے انداز سے اسے اپنے اثر میں لینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ یکلخت پھٹ پڑا۔ ہاں ہاں، میں نے اپنے باپ کو مارا ہے، باپ کو میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اس نے ایسی حالت میں کہا جیسے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ جاؤ کر لو جو میرے خلاف کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر ڈالا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دیں، حوصلہ مضبوط کیا اور جھوٹا وعدہ کیا کہ اسے بری کروا لوں گا۔ اس نے ایک بالی بیان دے دیا۔ اس کا بیان یہاں سنانے کی کوئی ضرورت رہی نہیں۔ اگر آپ نے میری یہ کہانی توجہ سے سنی ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کے پاس قتل کا بڑا ٹھیک ٹھاک جواز موجود تھا۔ فرخندہ جیسی کم سن اور حسین لڑکی کے ساتھ اسے محبت تھی اور باپ اسے شادی نہیں کرنے دے رہا تھا، بلکہ اسے باپ نے مارا پیٹا بھی تھا۔ باپ کے خلاف نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ اس کی ماں کو اس عمر میں آ کر اجاڑ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک بدکار عورت کو گھر لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا رد عمل تو شدید ہونا ہی تھا، لیکن عمر ایسی تھی کہ عقل پر جذبات غالب آ گئے تھے۔ قتل سے 2 دن پہلے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، گالیاں دیں اور بہت بے عزتی کی تھی۔ قتل کی رات مقتول اپنے باغ والے مکان میں جا کے سویا۔ منصور رات کو وہاں جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ منصور اندر چلا گیا۔ مقتول کی پگڑی چارپائی پر تکیے کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ منصور نے پگڑی سوئے ہوئے باپ کے گلے میں ڈال دی، گانٹھ دی اور اس قدر زور لگایا کہ پگڑی پھانسی کا پھندا بن گئی اور مقتول ختم ہو گیا۔ میری یہ تفتیشی کہانی تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میری جو کارروائیاں تھیں وہ مقدمے کی تیاری
اور شہادت کی فراہمی تھی جس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مقدمہ تیار کر لیا اور 7-8 مہینے مقدمہ چلا اور منصور کو عمر قید سنا دی گئی۔ اس کی اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ نے جب منصور کو عمر قید سنا دی تھی اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی تھی، اس وقت ایک دن جمعدار مجھے ملنے تھانے میں آیا۔ وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی اطلاع کی گئی تھی کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے۔ جمعدار 7-8 دنوں کی چھٹیاں لے کر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سروری کا منہ نمایاں طور پر ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اس کا سر بائیں بازو میں بھی چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب سروری بھکاریوں کی طرح معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ باقی عمر اس کی غلامی میں گزارے گی۔ جمعدار اب سروری کو اور بچوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا اور وہاں اس کا علاج CMH میں کرانا تھا۔ ملک صاحب، جمعدار نے کہا، میں نے بیوی کو صرف ایک بات سمجھائی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ دل کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے اپنا اور اپنے دل کا معاملہ ہی نہ سمجھو۔ ہر معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور فیصلہ اور انصاف وہی کرتا ہے۔ میں نے اس سے اس کی بیٹی فرخندہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئی ہے۔ اسے TB ہو گئی تھی اور اس زمانے میں TB لاعلاج مرض تھا۔